नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ दोस्तों विद्यापति जी। विद्यापति जी के बारे में कुछ मैं इसमें जानकारियाँ लेके आई हूँ जो आपके सामने रखूंगी। चलिए बढ़ते हैं हम। विद्यापति विद्यापति अब देखिए विद्यापति कौन थे। विद्यापति आदिकाल के प्रसिद्ध क्या थे, साहित्यकार थे। ठीक है। अब इनके जन्म की अगर हम बात करेंगे 1380 ईस्वी इनका जन्म स्थान मान रखा है, जन्म तिथि मान रखी है। जन्म 1380 ईस्वी 1380 ईस्वी 1380 ईस्वी मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। ठीक है। किनका हुआ था, विद्यापति जी के। और विद्यापति जी क्या है, आदिकाल के श्रेष्ठ क्या है, साहित्यकार हैं, कवि हैं। ठीक हो गया। अब इनकी बात करें, आदिकाल में हमने देखा सभी क्या थे, अपने अपने आश्रयदाताओं के वहां पे रहते थे और वहीं पर क्या करते थे, काव्य रचनाएं वगैरह किया करते थे। अब विद्यापति जी की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके दरबार में रहते थे, किनके राजकवि थे, तो ये राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह के दरबारी कवि। और कहा जाता है कि राजा जो शिव सिंह से दोस्तों, जो मिथिला के राजा थे शिव सिंह, उनके ये मित्र भी थे और उनके सलाहकार भी थे और उनके क्या थे, राजकवि भी थे। कौन, विद्यापति जी। ठीक है। विद्यापति जी के बारे में इतनी जानकारी काफी है क्योंकि उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मेन चीज यही है कि किसके दरबारी कवि थे ये पता होना चाहिए। तो राजा शिव सिंह कहाँ के राजा थे, राजा शिव सिंह ये थे मिथिला नरेश। ठीक हो गया, यहाँ पे कर देती हूँ मिथिला नरेश। मिथिला नरेश, मिथिला नरेश थे हमारे कौन, राजा शिव सिंह। चलिए अब इसमें आगे हम बात करेंगे, इनकी जो प्रथम रचना है दोस्तों वो कौन सी है, कीर्ति लता। प्रथम रचना, इनकी प्रथम रचना माना जाता है कीर्ति लता को, कीर्ति लता को। और इसको इन्होंने, कीर्ति लता को प्रथम रचना कीर्ति लता, इन्होंने इसे कहानी कहा, अपनी ही रचना को कहानी कहा है। किसने, विद्यापति जी ने। ठीक है। इन्होंने इसको क्या बोला है दोस्तों, कहानी बोला है। ठीक। ये ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। अब ये कीर्ति लता की बात कर रहे हैं तो कीर्ति लता क्या है, ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य। ठीक, प्रबंध काव्य है कौन सा, हमारा कीर्ति लता। कीर्ति लता इनकी प्रथम रचना होगी जिसे इन्होंने क्या कहा है, विद्यापति जी ने कहानी कहा। क्या कहा, कहानी कहा। अब ऐतिहासिक महत्व का ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक हो गया, कौन, कीर्ति लता। इसमें क्या है, कीर्ति सिंह द्वारा, राजा कीर्ति सिंह द्वारा इसमें जो वर्णन किया गया है वो क्या है, इसमें राजा कीर्ति सिंह द्वारा पिता का बदला लेने का वर्णन है। ठीक है। इसमें क्या होता है, राजा कीर्ति सिंह अपने पिता का बदला लेता है। उनकी वीरता का वर्णन हमारा किस में मिलता है, कीर्ति लता में मिलता है, जिसे इन्होंने कहानी भी कहा है। और इसकी अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या है दोस्तों, अपभ्रंश। अपभ्रंश, और कहीं कहीं पर आपको अवहट्ट भी मिलता है क्योंकि कुछ साहित्यकार अपनी जो उत्तरावस्था है अपभ्रंश की, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, अवहट्ट नाम दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश प्लस अवहट्ट जो थी इनकी भाषा थी, किसमें, कीर्ति लता में। अब इसमें रस जो होगा, रस क्या होगा, वीर, क्योंकि
वीरता का ही तो वर्णन है। राजा कीर्ति सिंह द्वारा पिता का बदला लिया गया, तो उसमें उनके पूरे युद्धों का वर्णन है, उनकी वीर गाथाओं का वर्णन है। तो इसमें रस कौन सा होगा? वीर रस। इसमें जौनपुर राज्य का चित्रण, अब कौन से राज्य का अगर चित्रण मिलता है तो जौनपुर राज्य का इसमें चित्रण मिलता है। जौनपुर राज्य का चित्रण। ठीक, अगर हम कहें कि इसमें चित्रण कहाँ की ये कहानी है, किस राज्य से, किस स्थान से संबंधित है, तो जौनपुर राज्य का क्या है, इसमें चित्रण है। अब अगर इस ग्रंथ की बात करें, कुछ ऐसे साहित्यकार भी हैं जिन्होंने इनके ग्रंथ को अलग अलग नाम से भी जाना है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कीर्तिलता क्या है। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद कहा। कीर्तिलता को क्या कहा इन्होंने? भृंगी संवाद कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब इनकी दूसरी रचना का नाम आता है कीर्ति पताका। ठीक है दोस्तों, ये इनकी दूसरी रचना है कीर्ति पताका। इस कीर्ति पताका के बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि इसकी भाषा जो रही थी वो रही थी भाषा अपभ्रंश भाषा। ठीक, और ये क्या है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, एक शंका जताई जाती है कि जो कीर्ति पताका रचना है वो किसकी है? वो विद्यापति जी की है। और उसी के अनुमान पे ये कहा गया कि इसकी जो भाषा रही होगी वो अपभ्रंश रही होगी, क्योंकि कीर्तिलता में हमको कौन सी भाषा मिलती है? अपभ्रंश प्लस अभट्ट मिलती है। तो उसी पे आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसकी भी भाषा रही होगी वो अपभ्रंश भाषा रही होगी। और अगर साहित्यकारों की बात माने तो वो कहते हैं कि अभी तक यह ग्रंथ जो कीर्ति पताका ग्रंथ है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम विद्यापति को पढ़ते हैं तो इसमें उनके 3 ग्रंथ मुख्य हुए। कौन से? कीर्ति पताका, कीर्तिलता और एक पदावली। ठीक है, ये तो होगी हमारी कीर्तिलता के बारे में। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये काफी बार पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी संवाद किसको कहा था? तो भृंगी संवाद कहा था कीर्तिलता को, जिसमें वीरता का वर्णन है। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता के लिए बलिदान को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, पिता का बदला लेता है कौन? एक पुत्र। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें तीसरा जो ग्रंथ है इनका, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट हो या एलटी हो, चाहे लेक्चरर हो। ठीक है, इसमें क्या है? पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली की जो भाषा है दोस्तों वो क्या है? मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में लिखी गई। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा गया है इनका? पदावली। और इसमें अगर बात करें पदावली में किसका वर्णन है, तो इसमें जो वर्णन है दोस्तों राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तो हमको वहां जैन साहित्य में मिला था, अब इधर कहाँ मिल रहा है? विद्यापति की पदावली में मिला है। राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन। लौकिक प्रेम का वर्णन कहाँ मिलता है हमको? पदावली में मिलता है। अब अगर इसकी आगे बात करें, इसी में पदावली में इसमें प्रार्थना, नचारी के
अंतर्गत गंगा जानकी गंगा जानकी दुर्गा शिव कृष्ण आदि के आराधना गीत है, आराधना गीत है। ठीक, अब अगर इसमें बात करें, इसमें प्रार्थना नचारी के अंतर्गत गंगा जानकी दुर्गा शिव कृष्ण आदि के क्या है दोस्तों, आराधना गीत है। किसमें, पदावली में। पदावली के बारे में अगर हम आगे बात करें कि पदावली में किसका प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जो इनकी रचना पदावली है इस पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा। मैथिली में रचित जो ये ग्रंथ है पदावली पर बांग्ला भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बांग्ला भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किस भाषा का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, पदावली पे बांग्ला भाषा का। और जो पदावली है हमारी किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है हमारी मैथिली भाषा पर। ठीक हो गया। और इसी रचना की वजह से, इसी पदावली की वजह से इनको जो है पदावली के श्रृंगारिक पदों को जो है अगर हम निराला जी की बात करें तो नागिन की लहर बोला था उन्होंने। ठीक हो गया। और हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक। अब अगर कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, किस रचना की वजह से माने जाता है, तो वो माने जाता है पदावली की वजह से। क्योंकि पदावली में क्या है, कृष्ण और राधा के और लौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। तो उसी के आधार पर इनमें जो है हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का इनको क्या कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार भी कहा जाता है इन्हीं को। किसको, विद्यापति को। हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इनको क्या कहा जाता है, प्रथम गीतकार कहा जाता है। और विद्यापति को इसी तरह से क्या मिली है, 16 उपाधियां मिली हैं। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि विद्यापति को कितनी उपाधियां दी गई है। विद्यापति को 16 उपाधियां दी गई है। 16 उपाधियां दी गई है। अभिनव जयदेव करके भी इनको ही उपाधि मिली है। किसको मिली है, विद्यापति जी को। अभिनव जयदेव करके एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, अभिनव जयदेव करके, वो इन्हीं को मिली है। और पदावली में जो है राज स्तुति पर पद भी मिलते हैं। पदावली में राज स्तुति पद मिलते हैं। राज स्तुति पद किसमें मिलते हैं, हमको पदावली में देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या हुआ, ये हमने आगे देखा था, शिव दुर्गा गंगा के प्रति जो थी आस्था दिखाई गई थी। किसमें दिखाई गई थी, पदावली में दिखाई गई थी। ठीक है। और पदावली के जो मुख्य विषय थे, अगर इसके विषयों के बारे में कभी पूछ लिया जाता है तो इसके मुख्य जो विषय रहे थे वो रहे थे नक्सिक सौंदर्य। पदावली के मुख्य विषय नक्सिक सौंदर्य। ठीक, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है वैसे कि पदावली के जो मुख्य विषय रहे थे वो क्या रहे थे, नक्सिक सौंदर्य हो गया, मिलन की आकांक्षा हो गई। अगर आपने देखा होगा पदावली में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें देखिएगा मिलन की, ये चीजें हमको वहां पर क्या मिलती है, देखने को मिलती है, मिलन की आकांक्षा। ठीक,
मिलन की आकांक्षा देखने को मिलती है। काम के लिए और पूर्व घटित क्या मिलती है हमको, प्रेम लीलाओं की विशेषता, काम के लिए तथा पूर्व घटित प्रेम लीला का वर्णन आदि इसके विषय रहे हैं। ठीक है, आदि विषय रहे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे विद्यापति की पदावली के मुख्य विषय हैं। क्या क्या है, नक्सिक सौंदर्य मिलता है, मिलन की आकांक्षा होती है, काम के लिए तथा पूर्व घटित प्रेम लीला का वर्णन आदि चीजें इसमें हमको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। वियोग काल में स्मृति भी हमको इसमें देखने को मिली, जहां पर राधा का वियोग काल दिखाया गया है। ठीक हो गया, ये थी हमारी पदावली के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे, इनके जो अन्य रचनाएं भी कभी कभी पूछा जाता है। अभी एक हाल ही में जो 2018-20 में जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था दान वाक्यावली करके एक प्रश्न पूछा गया था कि किसकी है। तो इनका जो संस्कृत ग्रंथ है, इनके संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा सा हम इनके जानेंगे। संस्कृत ग्रंथ इनके कितने हैं, 5। अब टोटल रचनाएं कितनी होगी, 3 उधर, एक हमारे कीर्ति लता होगी, कीर्ति पताका होगी 7, और एक 8वीं कौन सी होगी, पदावली होगी। और इनके जो 5 रचनाएं यहाँ हमको देखने को मिलती है, ये संस्कृत की देखने को मिलती है, जिसमें शैव सर्वस्व सार नंबर 1, शैव सर्वस्व सार, दूसरा है दान वाक्यावली, सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, फिर है चौथा भू परिक्रमा भी इन्हीं की है। ये क्या है, संस्कृत ग्रंथ है। और फिर लास्ट इनका क्या है, पुरुष परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये इनके 5 क्या है, हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं। कौन कौन से, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। ये विद्यापति की हमको अन्य रचनाएं देखने को मिलती है, जिनके बारे में पूछा इतना ही जाता है कि संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं, या अन्य किसी का पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार हमारा लेक्चरर को पूछा गया था दान वाक्यावली। ठीक है, ये हमारा 2020 का क्वेश्चन था। ठीक हो गया, अब आगे इसी में बढ़ते हैं। अब इनकी उपाधियों के बारे में जानेंगे हम कि किसने इनको क्या कहा। और इनको जो है शैव संप्रदाय का कवि, एक तो इनको शैव संप्रदाय का कवि कहा जाता है। ठीक हो गया, हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार कहा जाता है और प्रथम कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक कहा जाता है, ये हमने बता दिया। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं पहले हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि। श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कौन कहता है दोस्तों, वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको। अब अगर हम निराला जी की बात करें, निराला जी के बारे में अभी मैंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इनके पदों को नागिन की लहर कहा था। पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा। किसने कहा, निराला ने। क्या कहा, श्रृंगारिक पदों को, पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा। किसने कहा, निराला ने। राम कुमार वर्मा तथा शुक्ल दोनों ने, एक ने नहीं, राम कुमार वर्मा जी और शुक्ल जी दोनों इनको क्या मानते हैं, श्रृंगारी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं, श्रृंगारी कवि। किस रचना की वजह से मानेंगे, पदावली के उस पे। ठीक है, पदावली रचना के अनुमान पे। अब श्याम
सुंदर दास, और इसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी आ जाता है फिर से, हजारी प्रसाद, ठीक है, इसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी भी आ जाते हैं। तो इन दोनों ने इनको क्या बोला था, इन दोनों साहित्यकारों ने विद्यापति जी को क्या बोला, भक्त कवि बोला। हर प्रसाद की बात करते हैं, हर प्रसाद शास्त्री, ठीक हो गया। पंचदेवोपासक कवि, पंचदेवोपासक कवि, पंचदेवोपासक कवि किसने बोला दोस्तों, हरप्रसाद शास्त्री ने बोला। अब अगर हम बात करते हैं ग्रियर्सन की, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रियर्सन वाला काफी बार पूछा गया है। रहस्यवादी रचनाकार किसने बोला था, ग्रियर्सन ने बोला था। चलिए उसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आ जाता है बंगाल वासियों द्वारा, क्योंकि इनकी भाषा पदावली में जो भाषा का प्रभाव पड़ा, बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है हमको, तो इसी के बेस पे इन्होंने बंगाल वासी क्या बोलते हैं इनको, बंगाल वासियों ने क्या कहा इनको, वैष्णव भक्त कवि, ठीक। वैष्णव भक्त कवि कौन बोलता है दोस्तों, वो बंगाल वासी बोलते हैं, ठीक हो गया। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी करके एक हैं, पदावली जीव परमात्मा, क्या है, जीव परमात्मा, पदावली क्या है, जीव परमात्मा के संबंध का रूपक, ठीक है दोस्तों। ये हमारे आनंद कुमार स्वामी हैं, जिन्होंने पदावली को क्या माना, जीव परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना, आनंद कुमार ने माना। किसको माना, विद्यापति को। अब इसी में एक और आ जाता, हजारी प्रसाद ने एक और चीज बोली थी इनको, पंचानन, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ये धीरे धीरे याद आ रहा है। पंचानन भी किसने बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, शिव सिंह सेंगर का, ये काफी बार पूछा गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो कहा गया है, ठीक हो गया। शिव सिंह सेंगर ने क्या बोला दोस्तों, इसको देखिएगा, हमको काफी बार प्रश्न मिलता है, मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव, तो अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, वे नाम किसने दिए थे, तो शिव सिंह सेंगर ने दिए थे। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि इनको 16 उपाधियां दी गई हैं, तो इसमें अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल किसने कहा, शिव सिंह सरोज ने कहा। और इसी में कवि शेखर, कवि कंठहार और कवि रंजन भी कहा गया है इनको। ये वैसे ही नाम दिए गए, इनका पता नहीं है कि किसने बोला है, लेकिन इन्हीं को बोला है, ठीक हो गया। बच्चन सिंह का बोल देते हैं, बच्चन सिंह ने क्या बोला है दोस्तों इनको, ये हम जानेंगे, जातीय कवि, ठीक। जातीय कवि किसने बोला, बच्चन सिंह ने बोला। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक इनके लिए जो उक्ति कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक उक्ति कही है इनके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, विद्यापति को हेमचंद्र तथा बिहारी लाल के, हेमचंद्र ने, हजारी प्रसाद क्या कहते हैं, विद्यापति को हेमचंद्र तथा बिहारी लाल के बीच की कड़ी माना। विद्यापति को हेमचंद्र तथा बिहारी लाल के बीच की कड़ी किसने माना दोस्तों, वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब इसी में इनके अन्य नाम क्या थे, कवि शेखर, कवि कंठहार, ठीक हो गया, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन,
आदि, ये इनके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। ये थी दोस्तों आज मेरी विद्यापति के ऊपर थोड़ी सी जानकारी जो मैं लेके आई थी इस तरह से, कि विद्यापति का जन्म से मैंने स्टार्ट किया था। आदिकालीन जो श्रेष्ठ कवियों में आते हैं, इसमें हमने लौकिक साहित्य में विद्यापति को पढ़ते हैं। विद्यापति की जो रचनाएं हैं, इसमें जो इन्होंने पदावली ग्रंथ लिखा था, इसको प्रथम क्या बोला जाता था, गीति काव्य भी बोला गया। किसको, पदावली जो इनकी रचना है, ठीक हो गया। और इन्हीं को कोई कोई बंगाल वासी क्या बोलते हैं, वैष्णव भक्त कवि बोलते हैं। 16 तो इनको उपाधियां दी गई थी, 16 इनको अलग तरीके से नाम दिया गया, उपाधियां दी गई है, ठीक हो गया। इनकी रचनाएं, जैसे हम इनकी भाषा को देखते हैं, इनकी भाषा मैथिली भी मिलती है हमको, संस्कृत भी मिलती है, और क्या मिलती है, अवहट्ट और अपभ्रंश भी मिलती है, ठीक हो गया। और अपनी रचनाओं को इन्होंने खुद कीर्ति लता को क्या बोला था, कहानी बोला था। इस तरह से इनके बारे में ये मेरी थोड़ी जानकारी थी। आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।